दैशिक शास्त्र में चौथा अध्याय है विराटाध्याय। विराट प्रथम विराट और अध्याय की संधि हुई इसलिए विराटाध्याय हो गया। और प्रथम आनिक राज्य विभाग उसका कुछ अंश किया था, आगे का करेंगे। पाशव राज्य तक पूरा हुआ। हाँ, पाशव राज्य तक पूरा हुआ था, जो 5 प्रकार के राज्य थे ताई, देव, आसुर, राक्षस, पैशाच और पाशव। और 5 जो पहले थे जो अच्छे राज्य थे, ब्रह्म, आर्ष, ब्रह्म, अंत में था मानव, प्राजापत्य, दैव, मानव। प्रत्येक राज्य में 2 बातें होती हैं, एक तत्व और दूसरा रूप। समाज में दैवी, आसुरी, राक्षसी, पैशाची, पाशवी संपदों की मात्रा राज्य का तत्व कहा जाता है। और राज्य तत्व 5 प्रकार के होते हैं, देव, आसुर, राक्षस, पैशाच, पाशव। समाज की शासक विधान पद्धति अर्थात शासक बनाने की रीति राज्य का रूप कहा जाता है। राज्य रूप 3 प्रकार का होता है, दक्ष शासन, प्रतिनिधि शासन और शासकज शासन। क्या? शासकज शासन, शासकज शासन से उत्पन्न हुआ। शासकज। कार्य साधन में प्रवीण लोगों के हाथ में शासन होना दक्ष शासन कहा जाता है। समाज के प्रतिनिधियों के हाथ में शासन होना प्रतिनिधि शासन कहा जाता है। वंश परंपरा लोगों के हाथ में शासन होना शासकज शासन कहा जाता है। हमारे आचार्यों के मतानुसार राज्य में रूप से तत्व अधिक आवश्यक पदार्थ समझा जाता है। तत्व के अनुसार ही राज्य का रूप होता है। जब तत्व पूर्णतया दैव होता है, अर्थात जब दैवी संपद समाज में समष्टि रूप में व्याप्त रहती है, तो राज्य ब्रह्म रूप में रहता है। और जब दैवी संपद लोप होकर पाशव तत्व का आधिक्य होता है, तब समाज में दैवी संपद का लोप होकर पाशव संपद समष्टि रूप से व्याप्त होता है, तो राज्य पाशव रूप में होता है। कारण उसका यह है कि दैवी संपद के उदयावपात के अनुसार विराट का भी उदयावपात होता है। और जब विराट समाज में पूर्ण रूप से उदय हुआ रहता है, तो समाज में कहीं किसी प्रकार का अर्थ वैपर्य और भेद नहीं रहता है। अतः ऐसे समाज में किसी प्रकार के नित्य शासन की आवश्यकता नहीं होती है। और जब समाज में विराट का लोप अथवा अंतर्धान हो जाता है, तो समाज में स्वार्थ का प्राबल्य हो जाता है, जिससे समाज तितर बितर होकर अत्यंत दुर्बल और बुद्धिहीन हो जाता है, जिसमें कुछ बल और कुछ कौटिल्य होता है। वही समाज का अग्रसर और शासक बन बैठता है। अपरंच दैवी संपद से मनुष्य का आदर्श ऊंचा और तदितर संपदों से नीचा रहता है। आदर्श के अनुसार ही मनुष्यों के गुण कर्म हुआ करते हैं। जैसे गुण कर्म वाले मनुष्य होते हैं, वैसी उनकी समाज होती है, और जैसी समाज होती है वैसा राज्य होता है। अतः दैवी संपद के समष्टि रूप से व्याप्त रहने से समाज का आदर्श और उसके गुण कर्म बड़े ऊंचे रहते हैं। ऐसी समाज में सर्वत्र सख्य भाव रहता है। ऐसा समाज है, ऐसी समाज। इन्होंने बहुत सारी जगह ऐसी लिखा है। कई जगह हम लोग जब पुल्लिंग बोलते हैं तो उन्होंने स्त्रीलिंग लिखा है। ऐसे और भी शब्द हैं। ऐसी अवस्था में ब्राह्म राज्य के अतिरिक्त और कोई राज्य हो नहीं सकता। और जब दैवी संपद का समष्टि रूप से ह्रास होने लगता है, तो समाज का आदर्श और उसके गुण कर्म नीचे होने लगते हैं। ऐसा समाज रजस और तमस के वशीभूत होकर पशुवृत्ति को धारण करने लगता है। जिसके हाथ में दंड होता है, वही समाज का स्वामी बन बैठता है। देवी संपद वालों के कर्म स्वभावतः बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हुआ करते हैं। तदितर संपद वाले के कर्म स्वहिताय स्वसुखाय हुआ करते हैं। अतः
दैवी संपद के समष्टि रूप से व्याप्त रहने से समाज में परोपकार का चलन हो जाता है। शासक और समाज में व्यक्ति और व्यक्ति में परस्पर हित साधन हुआ करता है। कहीं कहीं किसी प्रकार का भेद और विपर्य नहीं होता। सर्वत्र साम्य और संतोष छाया रहता है। जो बातें केवल ब्रह्म राज्य में पाई जाती हैं और जब दैवी संपद पूर्ण रूप से लोप हो जाता है तो समाज में सर्वत्र स्वार्थ साधन का चलन हो जाता है। सर्वत्र वैषम्य और असंतोष छाया रहता है और आसुरी संपद से वैषम्य वृद्धि होती है। अतः जिस समाज में जितनी दैवी संपद होती है उसमें उतना समय और जितनी उसमें आसुरी संपद होती है उतना वैषम्य होता है, उतना साम्य है। तो इस समय साम्य, हाँ। पूर्ण साम्य से ब्राह्म राज्य की और पूर्ण वैषम्य से पाशव राज्य की उत्पत्ति होती है। संक्षेपतः दैवी संपद जब समष्टि रूप से व्याप्त होता है तो विराट शक्ति, उच्च आदर्श, बहुजन हितेच्छा, साम्य भाव, पराकाष्ठा में पहुंचते हैं। और जब दैवी संपद का लोप होने लगता है तो उक्त सद्गुणों का संकोच होने लगता है। राज्य भी क्रमशः भ्रष्ट होते हैं। अतः तत्व के भ्रष्ट होने पर केवल रूप से कोई राज्य श्रेयस्कर नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में रूप चाहे कैसा भी हो किंतु परिणाम निकृष्ट होते हैं। ये तो ताई आज की लोकतंत्र पर सीधा कटाक्ष है। सीधा सीधा ये लोकतंत्र भारत में कभी भी आज की जैसा अच्छा श्रेष्ठ माना ही नहीं गया है। ये तो कितना स्वैराचार्यों का शासन, ये पद्धति ही इलॉजिकल है। परंतु सब कहते हैं लोग अंदर से सूझबूझ वाले होते हैं, वो तो कभी गलत नहीं हो सकते। जनता जनार्दन सही निर्णय देती है, ये कहाँ होता है ऐसा? ताई दिखाई देता नहीं, केवल बोलने में होता है। बोलने में ही होता है। फिर ऐसा बोलने का प्रचलन कहाँ से आ गया? और ये लोकशाही लोकशाही इतनी उत्तम पद्धति कैसे मानी जाती है? कितनी इलॉजिकल, ये हमारी तो समझ में नहीं आता। मैं कभी कहती हूँ कि ये लोकतंत्र कोई तंत्र ही नहीं है। लोकतंत्र क्या तंत्र ही नहीं है। ये तो कभी भी देखो, जिसको शासन करना है, कानून पारित करना है, कानून बनाना है, वो पढ़ा लिखा ना हो, राजनीति जानता ना हो, शास्त्र और शस्त्र जानता ना हो, अपनी जाति के शास्त्र माने भारतीय शास्त्र जानता न हो, वो शासन कैसे करेगा? जिसमें बड़प्पन ना हो, जो अपनी प्रजा का वास्तव में स्वामी ना बन सके, माने रक्षक ना बन सके, प्रजा वत्सल ना हो, वो शासक कैसे बन सकता है? और ये क्या मतों से आता है? ये सारी योग्यताएं क्या मत अधिक मिलने से आ जाती है? और जनता को पता चल जाता है कि हाँ ये अच्छा है, इसको ही मत दो? नहीं, वो तो प्रजा भी ऐसी अनाड़ी है, पैसों से रीझ जाती है, स्वार्थ से रीझ जाती है, भय से दब जाती है, कट कारस्थानों से झांसे में आ जाती है। वो कैसे चुनेगी? सही को परखेगी कैसे और चुनेगी कैसे? और वो किस बलबूते पर कानून बनाएंगे? वो पार्टी कैसे, किस बलबूते पर कानून बनाएगी? क्या उसको आता जाता है? ऐसे ही लोग साथ मिल गए तो क्या कानून बनाएंगे? कितना इलॉजिकल है, कितना इलॉजिकल है, कैसे हो सकता है? फिर हमारी व्यवस्था में तो कानून बनाना, 5 वर्ष चलने वाली सरकार, बाद में सब कुछ अनिश्चित, उसके हाथ में कानून बनाने का अधिकार ही कैसे होना चाहिए? कानूनविद जो लोग होते हैं और फिर जो प्रजाहित जानते हैं, मानते हैं, वे बनाएंगे कानून। राज्य को तो लागू करना है खाली। तो ये लोग तो लागू भी कैसे कर पाएंगे, बना भी कैसे पाएंगे? ना शिक्षा न दीक्षा, दो में से एक भी नहीं है। न वृत्ति न प्रवृत्ति, कुछ भी नहीं। तो कैसे कर? ऐसे तंत्र को
उत्तम तंत्र कैसे कहा जाएगा, उत्तम शासन तंत्र कैसे कहा जाएगा। फिर एक राजा और अमात्य मंडल या मंत्रिमंडल होता है, उनके लिए तो शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा अनिवार्य है। राजनीति शास्त्र का विद्वान होना अनिवार्य है, धर्म जानना अनिवार्य है, शस्त्र संचालन जानना अनिवार्य है, युद्ध नीति जानना अनिवार्य है। युद्ध कला सैन्य जानेगा, लेकिन युद्ध नीति तो इनको जानना है, न्याय जानना अनिवार्य है। तो ये कैसे शासक और प्रशासक बन जाएंगे? कौन से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं? प्रशासक भी जो बनते हैं कौन से शास्त्र का अध्ययन करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का, माने व्यवस्था कैसे चलाना, वही। और कौन से शास्त्र उनको पता है? न धर्म पता, न नीति पता, कुछ भी नहीं पता, तो कैसे बनेंगे? मुझे एक हमारे राजनीति में ही है ऐसे संघ के प्रचारक, पहले प्रचारक थे, अब तो गृहस्थ हो गए, राजनीति में भी हैं। वो कहते थे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जो लोग हैं, पूरा प्रशासक वर्ग हैं, इनको भारत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, और भारतीय संस्कृति के बारे में गर्व और गौरव तो बिल्कुल ही नहीं है। वे विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधि बनकर जाएंगे तो क्या बताएंगे? उन्हीं की प्रशंसा करते हैं ताई, उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री बन गई, ये विकास हो गया। बस बस उन्हीं की चीजें जो हमने लगाई वही विकास है। वही बताते हैं। तो ये तंत्र ही कैसा है? इस तंत्र को हम लोकतंत्र कैसे कहेंगे? तंत्र ही कैसे कहेंगे? कई बार ये सोचते हैं ताई कि एक व्यक्ति कैसे परिवर्तित कर सकता है। मैंने कहा चलो तो सही। परिवर्तन का आरंभ तो एक से ही तो होता है। एक से नहीं, और उस व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है कि तुम्हें शासन करना है तो ये करना है। उसकी सहायता में मंत्रिमंडल है, वो एक वर्ग है शासन और प्रशासन का। तो उनकी संख्या तो बहुत कम है, तो उनको एक राजा को, एक शासक को बदलना सरल है ना, आदता ही है। एक को ही बदलना है, 543 का क्या करें? और फिर वो हर बार, हर 5 वर्ष में, हर 3 वर्ष में बदलते जाते हैं, उनको कैसे सुधारे कोई? एक को तो बदल सकते हैं, इनको कहाँ बदलने की कोई गुंजाइश ही नहीं। किसी को ये बुरे हैं, इसको अच्छा करो, किसी न पार्टी के अधीन कोई अच्छाई बुराई है, न प्रक्रिया के अधीन कोई अच्छाई बुराई है, न व्यवस्था के में कोई अच्छाई बुराई है। वो तो केवल नियम है, केवल कानून है, उसके अंतर्गत ये सब चलता है। अल्पमत बहुमत है, और अल्पमत बहुमत के लिए स्वार्थ, भय, लोभ, लालच यही है। तो कैसे लोकतंत्र, कैसे तंत्र ही कैसे होगा? इसलिए इन सब को बदलना तो असंभव है, और बदलने का तंत्र भी कहीं नहीं है। लेकिन बदलने का तंत्र है तो एक राजा को बदलना सरल है, 10 मंत्रियों को बदलना सरल है। बाकी ये तो आज की व्यवस्था में तो बदल करना सरल ही नहीं है। और इन सबको बदलने वाली जो प्रजा है, उसकी शिक्षा यदि सम्यक नहीं है तो बदलेगा कौन? किस आधार पर बदलेगा? किस आधार पर चाहेगा कि इसको बदलो? इसलिए सब हवा में ही, हवा में, इधर से उधर, उधर से इधर, सब होता रहता है। ये तंत्र ही कैसे बनेगा इसमें? घर में लोकतंत्र नहीं चलता, घर में जो गृह स्वामी है उसकी आज्ञा चलती है, हर बात पर वोटिंग थोड़ी होती है। आजकल तो लोकतंत्र को घरों में पहुंचा दिया था।
इसीलिए विध्वंस हो रहा है घरों का। बड़ों की बात सुननी नहीं, डेमोक्रेसी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति अभी अच्छी संस्थाओं में जैसे संघ में माने कैसे तंत्र कैसे चलता है, सरसंघ चालक का चुनाव नहीं होता। अब लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए मिनिमम लेकिन चुनाव अनिवार्य है। चुनाव से ही पद निश्चित होते हैं। चुनाव नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका मान्यता ही नहीं है। तो सरसंघ चालक का पद है वो चुनाव का पद नहीं है, उसको चुनाव से ऊपर रखा गया। तो वर्तमान सरसंघ चालक उनके अनुभवी सरसंघ चालक की नियुक्ति करते हैं, वो उनका अबाधित अधिकार है। परंतु वे अपने अधिकार का प्रयोग कैसे करते हैं, तो अपने जो विश्वस्त हैं, वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, परखे हुए हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। फिर उनके सामने 4, 5, 7 विकल्प भी होते हैं। आपको क्या लगता है इनमें से किसको करना चाहिए, वो स्वयं परामर्श प्राप्त करते हैं। कोई देने के लिए नहीं जाता, क्योंकि किसी का देने का अधिकार नहीं है। अधिकार तो सारा सरसंघ चालक का है, तो कोई देने के लिए तो नहीं जाता। परंतु वे स्वयं 10 लोगों से चर्चा करते हैं, 5-7 लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। उन सब के आधार पर फिर अपने विवेक का उपयोग करके और अपने अधिकार का उपयोग करके आगामी सरसंघ चालक का नाम तय करते हैं। तो ये पद्धति है। ये इसको कहो कि अधिकार का भी एकाधिकार भी है, परंतु सबके साथ बात करना, सबका मत प्राप्त करना, ये भी है। परंतु सारा स्वेच्छा से और स्व अधिकार से अपने इनिशिएटिव से सरसंघ चालक करते हैं। अगर वे नहीं करते हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा कि हमसे बिना पूछे कैसे कर दिया, ऐसा नहीं कहेगा। परंतु सरसंघ चालक करेंगे भी नहीं ऐसा तो वे पद्धति चलती है। तो नए सरसंघ चालक को प्रस्थापित करने की भी यह पद्धति है, तो वो स्वीकृति है सबकी। अधिकार सरसंघ चालक का, स्वीकृति सबकी, ऐसा तंत्र होता है। जब एक राजा होता है तो युवराज के नियुक्ति के लिए, माने उत्तराधिकारी के नियुक्ति के लिए यही पद्धति अपनाई जाती है। राम को जब युवराज करके घोषणा करनी थी तो दशरथ राजा ने सभी संबंधित मंत्रियों को, राज दरबार के सदस्यों को, प्रजा में जो वरिष्ठ लोग थे उन सबको पूछा, सबका अभिप्राय प्राप्त किया। सब अनुकूल देखा तो राम को युवराज घोषित किया। तो क्या है, एकाधिकार राजा का है, परंतु स्वीकृति सबकी है, पहले से स्वीकृति है। तो ये नए उत्तराधिकारी को प्रस्थापित करने का ये माने उत्तम तरीका है। दशरथ राजा यदि पूछेंगे नहीं किसी को तो कोई आपत्ति नहीं उठाएगा, परंतु नए युवराज के लिए जोखम है ना, तो बहुत बड़ा जोखम है। ये लोग सहयोग नहीं करेंगे, यदि स्वीकृत नहीं है तो विरोध करेंगे, बीच बीच में टांग अड़ाएंगे। इसीलिए ताई इन्होंने बोला है कि अवस्था चाहे कैसी भी हो, किसी प्रक्रिया से चुना जाए, लेकिन तत्व भ्रष्ट हो गया तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। और अभी हम तत्व नहीं देखते, केवल प्रक्रिया है, लोकतंत्र प्रक्रिया से, प्रक्रिया है, सिस्टम है, बस प्रक्रिया है। और फिर राजा के ऊपर जो दबाव है, राजा के ऊपर भी जो एक अंकुश है, वो तो गुरुकुल का है, वो तो गुरुकुल का है।
और प्रतीक रूप में जब राज्याभिषेक होता है तो न्यायाधिकारी और दंडाधिकारी तो राजा होता है, वही राजदंड उसी का प्रतीक है। तो राजदंड हाथ में लेकर वह 3 बार ऐसे ठोक कर कहता है, अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि, मैं दंडाधिकारी हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं दंड कर सकता। ऐसा वो 3 बार घोषणा करता है, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, वो दंड देने का अधिकारी है, उसको कोई नहीं दंड दे सकता। वह न्यायाधिकारी है, उसका कोई न्याय नहीं कर सकता। तब जो पुरोहित होता है, माने कुलगुरु होता है, वो उसके हाथ में धर्मदंड होता है। वो जो मोदी जी ले आए थे ना तमिलनाडु से, वो कोई धर्मदंड नहीं है, वो राजदंड है। तो धर्मदंड कुलगुरु के हाथ में होता है, वो 3 बार प्रतीक रूप में राजा के सर पर मारता है और कहता है, धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी, धर्म तुझे दंड करेगा और कोई नहीं करेगा, लेकिन धर्म दंड करेगा, धर्म दंड देगा, धर्म दंड देगा। तो ऐसे ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। धर्म सत्ता उधर गुरुकुल में है, राज्य सत्ता इधर शासन में है, अर्थ सत्ता वैश्यों के पास है, श्रेष्ठियों के पास है। ऐसा सत्ता का विकेंद्रीकरण है। कितना सुंदर। हाँ, तो अभी सारा कुछ एकत्र हो गया शासन में। तो शासन को भी मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं, शासन को नियंत्रण में रखने वाला कोई नहीं, शासन की सहायता करने वाला कोई नहीं, और शासन बेफाम है। उसका तो कोई कौन उसको कहे। बात ठीक है, अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि कह कर ही तो संसद थारी मदहोश है। जैसे उसको तो शासन को तो यही मद है ना, हमारा कोई न्यायपालिका हमें नहीं कुछ कर सकती। अब इन्होंने विकेंद्रीकरण सत्ता का कैसे करके रखा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद, ऐसे करके रखा है, और इन तीनों में ऐसे कोई सामंजस्य नहीं। तो इसमें न्यायपालिका का क्या स्वरूप है? नहीं, न्यायपालिका राजा स्वयं न्यायाधीश है। न्याय, दंड और शासन तीनों एक के पास है। तो न्याय ये राज्य का एक भाग है न्याय, राज्य का एक भाग है दंड, राज्य का एक भाग है सैन्य। सैन्य तो अभी भी है, राष्ट्रपति ही तो है। जब तत्व भ्रष्ट हो जाता है तो दक्ष शासन रूप में शासन छद्म और अभिसंधान में दक्ष लोगों के हाथ में होता है। प्रतिनिधि शासन रूप में केवल विशेष जातियों का हुआ करता है। शासकज शासन रूप में शासक और समाज में अर्थ वैपर्य हुआ करता है। यूरोप इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो इन दिनों एक प्रकार से राज्य रूपों के मानव परीक्षण शाला बन गया है। राज्य रूपों की मानव परीक्षण शाला बन गया है। राज्यों की इस महापरीक्षण शाला में शासकज शासन और प्रतिनिधि शासन की परीक्षा हो चुकी है। अब दक्ष शासन की परीक्षा हो रही है, किंतु यूरोप की किसी राज्य रूप में अभीष्ट नहीं हुई है। अभीष्ट होना क्या, वह इससे भी अधिक शोचनीय होती यदि एशिया खंड में कुछ विशेष दुर्गुण न आ जाते। यदि सुएज नहर खोदते समय मिस्र भूल में न पड़ता और भारत को अपने दैशिक शास्त्र की विस्मृति न हो जाती, तो आज इंग्लिस्तान के अर्थशास्त्र और दैशिक शास्त्र बिल्कुल दूसरे ढंग के होते।
सुएज नहर खोद करके उन्होंने रास्ता खोल दिया सबके लिए। यूरोप की इन दिनों में जो कुछ आपेक्षिक सुदशा देखी जा रही है वह उसके राज्य रूपों का परिणाम नहीं है, वर्ण व संसार के कई अन्य देशों के दुर्गुणों का परिणाम है। सुदशा दुर्गुणों का परिणाम है, मतलब उसकी सुदशा उसके पुरुषार्थ पर आधारित नहीं है, अन्य देशों के दुर्गुणों के कारण से। इंग्लैंड भारत पर जो राज्य कर रहा है, अभी भी है, वो उसके गुणों के कारण नहीं है, हमारे दुर्गुणों के कारण है। कि हम ऐसे आत्मगौरवहीन हैं, हीनता बोध से ग्रस्त हैं, प्रमाद आलस्य मोह से ग्रस्त हैं, इसलिए वो बड़ा बन गया है। अमेरिका क्यों इतना बड़ा बन रहा है? हम छोटे बन रहे हैं इसलिए, नहीं तो वास्तव में हमसे बड़ा अमेरिका कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। जिसके पास न मूल्य है, न ज्ञान है, न संस्कार है, न संस्कृति है, न उसकी धर्म बुद्धि है, या न उसकी ज्ञान बुद्धि है, तो वो भारत से बड़ा कैसे हो सकता है? तो वो तो जैसा है वैसा है, हम उससे अधिक आत्मविस्मृत है। तो ना हमें अपने ज्ञान का पता, ना हमें अपने धर्म का पता, ना हमें अपनी संस्कृति का पता, ना हमें अपनी समृद्धि का पता। तो इसलिए वो बड़ा बन गया है ना। यानी हमारे दुर्गुण हैं, यदि हम सद्गुणी होते तो कुछ नहीं कर तो पाता। कुछ नहीं होता ना। वैसे इसीलिए 46 ट्रिलियन डॉलर वो लूट के चले गए। यह स्मरण रखना चाहिए कि जातियों का उदय सदा केवल आत्मा गुणों के कारण नहीं हुआ करता, वरन कभी कभी वह अपनी असंगत जातियों के अवगुणों के कारण भी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना तत्व की उन्नति हुए राज्य और समाज की वास्तविक उन्नति कदापि नहीं हो सकती है। जैसा जैसा राज्य तत्व में परिवर्तन होता है वैसा वैसा समाज में उसका परिणाम होता है। तो ये तो वो हुआ था कि एक कम बिगड़ा बच्चा और बाकी बिगड़े बच्चे हैं, तो कहीं नहीं ये सुधरा बच्चा है। तो ये भी हो गया एक तरह से। ये भी हो गया ना। हाँ। सब भद्र राज्यों में अधोलिखित बातें सर्वसामान्य होती हैं। 1. प्रजा के सुख दुख से राज्य को सुख दुख होना। 2. शासक का सदा प्रजा के अनुकूल रहना। 3. शासन नीति का स्पष्ट और सरल होना। शासक का निशंक और प्रजा का निर्भय होना। श्रद्धा, संतोष और विश्वास का समष्टिगत होना। भ्रष्ट राज्यों में अधोलिखित बातें सर्वत्र होती हैं, सर्वसामान्य होती हैं। प्रजा के सुख दुख में राज्य का उदासीन रहना अथवा उसको विपरीत वेदना देना। शासक का प्रजा से सदा अर्थ वैपर्य रहना। शासन नीति का कुटिल और दुर्गम होना। शासक का प्रजा से शंकित और प्रजा का शासक से भयभीत रहना। अश्रद्धा, असंतोष, अविश्वास का समष्टिगत होना और बराबर उत्पाद और विप्लवों का होते रहना। भद्र राज्य और भ्रष्ट राज्यों में उक्त 5 प्रकार के भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 प्रकार के और भेद भी होते हैं। भद्र राज्यों का परिवर्तन क्रमशः क्रमबद्ध पूर्वक होता है, किंतु भ्रष्ट राज्यों का परिवर्तन शीघ्र और बिना क्रम के होता है। तो हम अच्छे बनेंगे तो धीरे धीरे, भ्रष्ट होंगे तो तुरंत हो जाएंगे। गिरना सरल है ना। हाँ, संतुलन नहीं रहा, धड़ाम गिर गए। परंतु उठने का जरा कठिन होता है। भद्र राज्यों की स्थिति प्रजा की समृद्धि और अभ्युदय पर निर्भर करती है, किंतु भ्रष्ट राज्यों की स्थिति कूटनीति पर निर्भर होती है। यवनाचार्य अरिस्टोटल के मतानुसार भ्रष्ट राज्यों की स्थिति के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। प्रजा को दरिद्री और नीच वृत्ति बनाना, प्रजा लोगों में परस्पर विश्वास नहीं होने देना, प्रजा को निस्सहाय पौरुषहीन बनाकर किसी काम का न रखना। तो अभी तक जो फ्री बीज दे रहे हैं वो भी यही है। क्या विचार, प्रजा को एकदम अकर्मण्य बना रहे हैं। ये तो यवनाचार्य अरस्तु ही बता रहे थे। क्योंकि कोई दरिद्री और नीच वृत्ति व्यष्टि अथवा समष्टि राज्य के विरुद्ध उठ नहीं सकती। भ्रष्ट राज्यों की कुशल तभी तक होती है जब तक लोगों में परस्पर विश्वास नहीं होता। इतना भला लोगों का किया है तो अगेंस्ट में मत कैसे देंगे?
सब मुफ्त में मिल गया है, तो वो देते रहेंगे मत। दिखता है मित्र, होता है शत्रु। निस्सहाय और पौरुषहीन अवस्था में राज्य प्रतिरोध करना असंभव होता है, इसीलिए बना दिया जाता है। तो प्रतिरोध ही नहीं कर पाएगा, इस योग्य ही नहीं है प्रतिरोध के। ना उनको शिक्षा दी, ना उनको काम दिया, ना उनको उद्यमी बनाया, ना उनको स्वाभिमानी बनाया, तो फिर आपको तो कोई खतरा नहीं है, आपको मत मिलते रहेंगे, वो सड़ते रहेंगे। तो वो सड़े न सड़े, आपका क्या है? आपका तो मत मिल गया और आप चुनकर आ गई और आपकी सरकार बन गई। अब सड़ने दो उनको, टुकड़े ही तो फेंकना है और क्या करना है। इधर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लेते रहो, नहीं तो बड़ा। अब ये ऐसी दुष्ट पार्टी है, या ऐसी दुष्ट वृत्ति वाली संसद है, या ऐसे ही दुष्ट वृत्ति वाली चुनी हुई सरकार है, तो प्रजा का क्या होगा? उसका तो भला नहीं होगा। निस्सहाय और पौरुषहीन अवस्था में राज्य प्रतिरोध करना असंभव होता है, और असंभव कार्य में कोई हाथ डालना नहीं चाहिए। आज जैसे पड़ी भी क्या है, जाने दो, उस सरकार की सरकार जाने, हम अपने मजे करो। तभी ताई जब पुनरुत्थान बताता है तो लोगों को असंभव लगता है कि नहीं हाथ डालेंगे, ये कैसे हो पाएगा, हो ही नहीं सकता ये। गृह गुरुकुल कैसे होगा, पिता में विद्यापीठ तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे में साहस ही नहीं है। कैसे करेगा? अतः लोगों के दरिद्री, नीच वृत्ति, परस्पर अविश्वास, निस्सहाय, पौरुषहीन होने से किसी के मन में राज्य का प्रतिरोध करने का विचार भी नहीं उठता, साहस तो बहुत दूर है। अतः इन बातों पर भ्रष्ट राज्यों की स्थिति निर्भर करती है। अतः ये तीन बातें, अर्थात लोगों को दरिद्री और नीच वृत्ति बनाना, भ्रष्ट राज्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। विस्तार पूर्वक यह कहना चाहिए कि उच्च आकांक्षा वाले लोगों को दबाए रखना, वश में न आने वाले तेजस्वी लोगों को निकाल कर बाहर करना, लोगों को मेल मिलाप, समाज समिति और शिक्षा संबंधी बातें न करने देना, नगर में आए हुए विदेशियों की बड़ी देखाभाली करना, उनका पीछा करना, लोगों को दासों के समान रखकर उनमें ऊंचे विचार नहीं होने देना, लोगों के विचारों और कामों का पता लगाने के लिए सदा गुप्तचरों को पहुंचा देना, जुलूस और मुखबिरों को डर फैलाकर खुलकर बातें करना बंद कर देना, लोगों के उद्योग का तत्काल पता कर लेना, उनमें गाली गलौज लड़ाई झगड़ा करवाना, सखा मित्रों, किसान, जमींदारों, रियाया, सरदारों में, गरीब मालदारों में फूट डालना, प्रजा को सदा तंग करना, करों को सदा बढ़ाते रहना, लड़ाई झगड़ों में उलझाकर प्रजा का ध्यान बटाए रखना, स्त्री जनों को स्वैरिणी बनाने और गुलामों को खुश करने का उद्योग करना, ताकि स्त्री जन अपने पुरुषों के और गुलाम अपने मालिकों के रहस्य खोल दें। कितना दुष्टता मन क्या होती है, अब भ्रष्ट राज्य क्या होता है, कितना सटीक वर्णन किया है। इतने कम शब्दों में कोई कर ही नहीं सकता। और कितना आज हम देखते हैं चारों ओर, ये चारों ओर देखकर ऐसा संक्षेप वर्णन उसका करना, ये आकलन शक्ति है। देख देख कर पता चला कि ये ऐसा है, ऐसा है, इसी कारण से ये राज्य भ्रष्ट है, या राज्य भ्रष्ट है तब ऐसा 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 होता है। ये अवलोकन आकलन शक्ति, अवलोकन आकलन, अवलोकन किया ना, घर घर में स्त्रियां स्वैरिणी हो रही हैं, नई बेटियां बढ़ रही है, तब ऐसी शिक्षा ही उन्हें मिल रही है, ऐसा ही संस्कार मिल रहा है, ऐसे नौकर चाकर सारे काम चोर और ये ऐसे ही हो रहे हैं, फिर गुप्त बातें बता देते हैं और वफादार नहीं रहते, मैंने सन्निष्ठ नहीं रहते। ये सारा देख देख कर इनको कोई दंड नहीं, शिक्षा नहीं, संस्कार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है,
ये सारा देख कर ये निष्कर्ष निकले हैं। उल्लू, मुखिया और नीच खुशामदखोरों का मान करना, दुष्ट नीच चाटुकारों को अच्छा समझना, उदार स्वातंत्र्य प्रेमी लोगों से घृणा करना, उनके साथ निष्ठुर व्यवहार करना। संक्षेपतः उन सब उपायों को काम में लाना चाहिए जिनको पारसी बर्बर राज्य दासत्व के चिरस्थायी के लिए काम करता है, कि दासत्व मन में चिरस्थायी हो जाए। भ्रष्ट राज्यों ने इन उक्त उपायों के अतिरिक्त अधोलिखित उपाय भी काम में लेने चाहिए। भ्रष्ट राज्य ने सिखा रहे हैं, भ्रष्ट राज्यों को भी सिखा रहे हैं। ऐसे तो देशिकाचार्य है ना, तो ये सब बता देंगे कि ऐसे भ्रष्ट होता है, ये सही होता है। भ्रष्ट राज्य ने भद्र राज्य जैसा भासमान होने का यत्न करना, भ्रष्ट होना लेकिन दिखना भद्र जैसा। हाँ, दिखना भद्र। अपनी शक्ति और अधिकारों को अक्षत रखने के लिए पूर्ण यत्न करना, इच्छुक अनिच्छुक सबको अपने अधिकार में रखना, युक्ति और चातुर्य से अपनी बातों में भद्र राज्य का पानी चढ़ाए रखना। ऐसे रखना कि मेरे तो मैं भद्र राज्य करता। सार्वजनिक अर्थ की बड़ी खबरदारी से करना, जमा खर्चा का ठीक ठीक हिसाब करना। ये क्या है? सार्वजनिक अर्थ की बड़ी खबरदारी सी करना। खबरदारी की माने क्या, कहाँ क्या हो रहा है वो देखना, खबरदारी रखना, पता रखना सबका, और जमा खर्चा सारा पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। और ऐसा दिखलाए रहना कि प्रजा से कर रूप में प्राप्त होने वाला अर्थ प्रजा के काम में लगाया जा रहा है, इसलिए न वो कि निज काम सार्वजनिक। में। हाँ, प्रजा को आद्यंत आक्रांत रखने के लिए सदा ऊंची और प्रभावशालिनी आकृति रखना, नीतिज्ञों का रूप धारण किए रहना, भोग विलासों का परिमित रूप में होना, कम से कम प्रजा को ऐसा दिखलाना कि हम भोग विलासी नहीं हैं। छल और आभास से लोगों के मन में इस बात का विश्वास करा देना कि सबके शील की रक्षा हो रही है। पूर्व राज्य की अपेक्षा अपने को अच्छा दिखलाने का यत्न करना, इसीलिए तुलनाएं होती है। नगरों को सुंदर और समृद्ध रखने का यत्न करना ताकि वह राज्य प्रजा रक्षक सा जान पड़े। सदा आस्तिक वेश धारण किए रहना, हो कैसा भी लेकिन वेश ऐसा होना चाहिए। स्वतंत्र न होने देने के लिए गुणवानों का भी आदर करना। ओहो, इनको यानी गुणवानों का इतना आदर करो कि स्वतंत्र नहीं हो पाए, न रहे, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। हाँ, पद्मश्री और पद्म विभूषण देना, फिर क्या नहीं, फिर आपके विरुद्ध नहीं जा सकते। ताकि ये लोग अपने लोगों से अलग होकर विदेशियों में मिलने का यत्न करने लगे, जिससे वे पक्षहीन होकर निकम्मे हो जाएं और स्वतंत्र होने का यत्न ही न करें। मैक्स से अवार्ड विजेता, ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता, ये कितने प्रकार के अवार्ड हैं। क्योंकि उन्होंने अवार्ड दिया, उनके विरुद्ध बोलेंगे नहीं। भलाई अपने हाथ से करना, बुराई अपने अधीनस्थों के हाथ से करवाना, किसी को बहुत नहीं बढ़ने देना और विशेष विशेष व्यक्तियों को तो बिल्कुल नहीं बढ़ने देना। लोगों में परस्पर मेल और सहानुभूति नहीं होने देना। किसी बड़े पद अथवा अधिकार में रखने के लिए निस्तेज मनुष्यों को चुनना। धीरे धीरे अव्यक्त रूप से प्रजा के सत्वों का हरण करना। प्रजा के साथ किसी प्रकार शारीरिक असभ्य व्यवहार न करना। अपने प्राणों की परवाह न करने वाले लोगों से सावधान रहना। धनी और निर्धनी दोनों की बराबर रक्षा करना। एक को दूसरे की हानि कर सकने की शक्ति न होने देना। विशेष सामर्थ्यशाली मनुष्यों को अपने में मिला लेना और इस उपाय से सब प्रकार के विरोध और विप्लव एकदम शांत किए जा सकते हैं। अरस्तु पॉलिटिक्स अध्याय 1 परिध्याय 11 परिच्छेद 11। ये कितना सुंदर रहता है। इसमें
लोगों में परस्पर मेल और सहानुभूति नहीं होने नहीं देना। होने देना। मुझे तो लगता है अब जो इतना बकवाद पैदा हुआ है ताई, घर घर में लड़ाई हो रही है और दो व्यक्तियों में भी परस्पर नहीं मिल रहा, नहीं तो जब होने देना। एकत्व नहीं होगा तो विरोध का स्वर भी कैसे खड़ा नहीं होगा करेगा? कभी। हाँ, कैसे करेगा विरोध? तो एकता का आभास तो होने देना, किंतु एकता न रहने देना। होने नहीं देना। तो इसीलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार के उपाय हमारे कणिक और कौटिल्य नामक आचार्यों ने भी कहे हैं, किंतु भ्रष्ट राज्य चाहे कैसी कूटनीति को काम में लाए, किंतु वे चिरंजीवी नहीं हो सकते, क्योंकि छद्माचार बहुत दिनों तक सहारा नहीं दे सकता है। ऐसे राज्य या तो प्रजा की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाते हैं अथवा उनके अभिनय में पटाक्षेप होकर देश रूपी रंगशाला में पर राज्य का प्रवेश हो जाता है। ऐसा ही हुआ था। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। पर राज्य मुख्य दो प्रकार का होता है, दत्रिमक और द्वौमुषायणक। दत्रिमक राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें शासन ऐसे विदेशियों के हाथ में होता है जिन्होंने अपने देश से संबंध बिल्कुल विच्छेद कर अपने को शासित देश से संयुक्त कर लिया, यथा भारत में मुगल राज्य। पुनः दत्रिमक राज्य के भी दो भेद होते हैं, गोधुक और महिषधुक। गोधुक उस दत्रिमक राज्य को कहते हैं जो प्रजा रूपी गो को दुख दिए बिना उसके सुख समृद्धि की उपेक्षा किए उससे दुही हुई विभूति का भोग करता है। दुही हुई विभूति यानी उसको गो माना है। यथा भारत में अकबर का राज्य। देखा ये भी कैसे झांसे में आ गए। हाँ, झांसे में आ गए। ये उड़ा दूंगा मैं। महेशधुक उस दत्रिमक राज्य को कहते हैं जो प्रजा पीड़न करके भारत के हिताहित की उपेक्षा करके बलात् निचोड़ी हुई विभूति का भोग करता है, यथा भारत में अलाउद्दीन का राज्य होना। द्वौमुषायणक उस राज्य को कहते हैं जिस शासन में ऐसे विदेशियों के हाथ में होता है जिनका अपने देश से संबंध पूर्ववत विद्यमान रहता है और जो शासित देश को अपनी भोग्य वस्तु समझते हैं, यथा अफ्रीका में यूरोप वालों की रियासतें। तो इतने बड़े देशिकाचार्य भी झांसे में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस विषय विशेष में अध्ययन का अभाव। पुनः हम पढ़ते थे तब ऐसे ऐसे पाठ आते थे, जहांगीर कितना न्यायप्रिय था। फिर वो हुमायूं ने अपना बेटा बीमार हो गया था तो उस अल्लाह की इबादत की कि मेरी आयु मेरे बेटे को दे दे, तो वो फिर बेटा रोग मुक्त हो गया और हुमायूं मर गया। इस जहांगीर ने वो बाहर महल के बाहर वो घंटी रखी थी, कोई भी आए और उसको वो बजाए तो उसको न्याय मिलता था। तो एक बार एक धोबी आई कि मेरे पति का ये कर दिया है, खेल खेल में हत्या कर दी है। किसने हत्या की है? तो आपकी बेगम ने की है। तो जहांगीर ने उसके हाथ में बंदूक दी, जिसने तेरे पति को मारा उसके पति को तुम मारो, अर्थात मुझे मारो। इतना न्यायप्रिय था जहांगीर। कितनी हत्याएं की वो कोई देखता नहीं। ऐसे ऐसे पाठ आते थे हमको। हमें भी औरंगजेब जातीय के बारे बनाने में के तो आता ही, हाँ, औरंगजेब के बारे में तो आते ही थे। वो टोपी हाथ से सिलकर उसके पैसे से अपनी कमाई करता था, हमेशा माला जपता था। ऐसे ऐसे ही पाठ आते थे। पुनः द्वौमुषायणक राज्य के दो भेद होते हैं, विश्वसित्रक और व्याधक। विश्वसित्रक उस द्वौमुषायणक राज्य को कहते हैं जो विधिपूर्वक क्रमशः शासित जाति को नष्ट करके अपनी जाति को पुष्ट करता है, यथा वैदिक काल में दस्युओं के ऊपर आर्यों का राज्य होना। ये भी एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, लेकिन प्रसिद्ध माने है तो शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है, हमको नहीं मालूम ऐसी है।
क्या है 23 में? नहीं, उस समय भी दस्यु राज्य था और आर्यों का शासन था। तो दस्युओं और आर्यों में हमेशा लड़ाई होती ही थी। तो ऐसा कहा जाता है कि विश्वामित्र दस्यु और आर्यों में एकत्व लाना चाहते थे, समरसता निर्माण करने चाहते थे। और वशिष्ठ आर्यों को श्रेष्ठ मानते थे और दस्युओं को तो वो नीचे ही मानते थे। वो काले रंग के होते थे और संस्कृत नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी वो संपत्तिवान होते थे। उनका भी राज्य ही होता था, दस्युओं का भी। तो फिर एक बार दस्यु राजकुमार आर्य राजा था सुदास, उसकी पत्नी का ही हरण कर ले गया। फिर दोनों इसमें युद्ध हुआ। एक तरफ इसके 10 राजा सारे आर्यों के, एक तरफ सारे दस्यु वनवासी आदि सब राजा, और दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ, महाभारत से भी भीषण। ऐसा वेद काल का ये युद्ध है। तो एक तरफ एक दस्युओं का पक्ष विश्वामित्र ने लिया और आर्यों का पक्ष वशिष्ठ ने लिया। लेकिन उस युद्ध में विश्वामित्र का पराजय हुआ और दस्युओं का राज्य सारा निःशेष होकर आर्यों की ही विजय हुई। उसमें उसको दाशराज्य युद्ध कहते हैं। दाशराज्य माने जिसमें 10 राजाओं ने भाग लिया था वशिष्ठ के नेतृत्व में। तो ऐसे मैंने तो उपन्यास में पढ़ा फिर कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में सिद्धांत का भेद था। वो एक दूसरे के विरुद्ध थे। विश्वामित्र कहते थे आर्यत्व रूप रंग में नहीं होता, आर्यत्व संस्कार में होता है। और दस्युओं में भी वे काले हों तो भी और कैसे भी उनका रूप हो तो भी उनमें संस्कार, आर्यों के संस्कार हो सकते हैं। और वशिष्ठ का सिद्धांत था आर्यत्व वंश में ही होता है। इन सिद्धांत के लिए दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें पराजय तो विश्वामित्र की हुई, परंतु आर्य और दस्यु एक हो गए। भले दस्यु राज्य पराजित हो गया, परंतु आर्य दस्यु का भेद समाप्त हो गया। ये तो अच्छा हुआ। अच्छा, तभी इन्होंने अपनी जाति को पूछा। हार कर भी जीत विश्वामित्र की हुई। व्याधक उस दो-मुषाणक राज्य को कहते हैं जो बिना क्रम बिना नियम शासित जाति को नष्ट करके अपनी जाति को पुष्ट करता है, यथा अमेरिका में स्पेन का राज्य। इन 4 प्रकार के राज्यों के संयोग से अन्य और भी अनेक प्रकार के पर राज्य होते हैं। पर राज्य भेद के मुख्यतः 2 कारण हैं। एक, शासकों का अपने देश से संबंध, और दूसरा, शासित जाति में विराट की अवशिष्ट मात्रा। शासकों के स्वदेश संबंध के अनुसार उनका शासित जाति से अर्थ वैपर्य होता है, क्योंकि जिस प्रजातीय शासक का अपने देश से जितना संबंध बना रहता है उसको जनता अपनी जाति का भरण पोषण उसको उतना अपनी जाति का भरण पोषण करना पड़ता है, और तदनुसार शासित जाति से उनका अर्थ वैपर्य होता है। जब परजातीय शासक का अपने देश से संबंध छूट जाता है तो उनके अपने कुछ व्यक्तियों का भरण पोषण करना पड़ता है, न कि समस्त जाति का। अतः शासित जाति से उसका बहुत अर्थ वैपर्य नहीं होता। शासित जाति में विराट जितना अधिक अवशिष्ट रहता है उतना परजातीय शासक उसको कम दमा सकते हैं, और क्योंकि शेर के बच्चे से कोई छेड़खानी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो विराट शेर के बच्चे के समान है। न किसी की इच्छा कांटों पर चलने की होती है, न कोई सविराट जाति को रुष्ट करने का साहस रखता है, किंतु बैल के कंधे में सभी जुआ रखते हैं, सभी मखमल में चलना पसंद करते हैं, विराटहीन जाति को सभी रोंद देते हैं। अतः प्रजातीय शासक का अपने देश से संबंध छूट गया हो और यदि शासित जाति में विराट की शेषांश मात्रा अधिक हो तो राज्य गोधुक रूप में रहता है। तो वापस वैसे ही हो जाते थे।
यानी फिर वो भलाई करता है, दिखाता है कि मैं भलाई कर रहा हूँ। यदि शासित जाति में विराट की शेषांश मात्रा कम हो जाती है तो वह राज्य महिषदुक रूप में होता है। यदि शासकों का अपने देश से संबंध पूर्ववत बना हो और यदि शासित जाति में विराट की शेषांश मात्रा अधिक हो तो राज्य विशेषित्रक रूप में होता है। यदि शासित जाति में विराट की शेषांश मात्रा कम हो तो राज्य व्याधक रूप में होता है। तो विराट के अंश पर राज्य निर्भर करता है। दमित्रक और द्वौमुषायनक राज्यों के मूल में केवल एक छोटा सा भेद होता है कि दमित्रक राज्य अपने देश से कुछ संबंध नहीं रखता, द्वौमुषायनक राज्य का अपने देश से संबंध पूर्ववत बना रहता है, किंतु परिणाम में इन राज्यों में बड़े महत्व के भेद होते हैं। एक यह है कि दमित्रक राज्य में शासित जाति के अर्थ साधनोपायों में बहुधा परिवर्तन नहीं होता, वरन कभी कभी वे पहले की अपेक्षा सुधर जाते हैं, किंतु द्वौमुषायनक राज्य में शासित जाति के अर्थ साधनोपाय दिन दिन क्षीण होते जाते हैं। दूसरा यह है कि दमित्रक राज्य कभी कभी कुछ पीढ़ियों पीछे स्वराज्य में परिवर्तित हो जाते हैं अथवा वे स्वराज्य जैसे हो जाते हैं, क्योंकि अपने देश से संबंध छूट जाने से दमित्रक राज्य के बड़े छोटे कर्मचारी प्राय शासित जाति के ही लोग होते हैं। उसकी सब प्रकार की कार्रवाई प्राय शासित जाति के लोगों के द्वारा होती है। उसका हिताहित बिल्कुल शासित जाति के लोगों के हाथ में होता है। विराट के जागृत होते ही अनायास वह स्वराज्य में परिवर्तित हो जाता है अथवा स्वयं स्वराज्य का रूप धारण कर लेता है, किंतु द्वौमुषायनक राज्य कभी कभी स्वराज्य में परिवर्तित नहीं होते हैं, और जब होते भी हैं तो बिल्कुल एक दूसरे प्रकार के स्वराज्य होते हैं। उससे शासित जाति का कुछ संबंध नहीं होता, वे शासक जाति के लोगों के स्वराज्य होते हैं। जब शासित जाति नष्ट प्राय हो जाती है, उसकी जागृति की संभावना जाती रहती है और शासक जाति के लोग बल और संख्या में पर्याप्त हो जाते हैं, उनको सर्वथा अपने पर विश्वास हो जाता है, रहते रहते उनको वहाँ पीढ़ियाँ व्यतीत हो जाती हैं, तो वे शासित देश को अपना देश समझने लगते हैं। अपने पूर्व देश से उनकी ममता जाती रहती है। अपनी राज्य कार्रवाई में उनको अपने पूर्व देश के राज्य का हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगता, अतः वे उससे स्वतंत्र होने का उद्योग करते हैं, और जब वे अपने इस उद्योग में कृतकृत्य हो जाते हैं तो उनका राज्य उनके लिए स्वराज्य में परिवर्तित हो जाता है, न कि शासित जाति के लोगों के लिए। अमेरिका के संयुक्त राज्य और ऑस्ट्रेलिया की रिपब्लिक इस स्वराज्य के उदाहरण है। अब अमेरिका ही उनका अपना देश है। उनको पता ही नहीं है कि आए तो थे फ्रांस से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, पोलैंड से, अब उनके साथ इनका कोई संबंध नहीं। यह स्मरण रखना चाहिए कि पर राज्य बहुत दिनों तक गोधुक रूप में नहीं रह सकता, क्योंकि गोधुक राज्य के लिए 4 बातों का संयोग होना चाहिए। 1. राज्य की सात्विक वृत्ति। 2. राज्य अधिकारियों का सदाचारी होना। 3. शासक जाति के लोगों का शासित जाति के लोगों से बल और संख्या में कम होना। 4. शासित जाति में विराट जागृति की संभावना रहना। किंतु ऐसा संयोग बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है, अतः गोधुक राज्य कालांतर में या तो स्वराज्य के अंकुर देने लगता है, जैसे कि ऊपर दिखलाया जा चुका है, अथवा महिषदुक रूप धारण करने लगता है, क्योंकि गोधुक राज्य में शासित जाति तंद्रालु हो जाती है। तंद्रा के कारण उसको प्रशासन का अभ्यास बढ़ जाता है। प्रशासन के अभ्यास से वह निस्तेज हो जाती है। निस्तेज होने से उसमें तामस भर जाता है। तमोगुण के कारण उसके सुख, धृति और कर्म पराय तामसिक हो जाते हैं, अतः उसका सर्वथा प्रपात होने लगता है। तारतम्य से शासक जाति का उदय होने लगता है, उसके मूल दृढ़ होने लगते हैं, उसको अपने में विश्वास होने लगता है। फलतः यह शासित जाति की उपेक्षा करने लगती है और अंत में गोधुक राज्य महिषदुक रूप धारण करने लगता है। यदि महिषदुक राज्य में शासित जाति में विराट का उदय न हुआ और शासक जाति बहुत बढ़ चुकी हो तो फिर शासित जाति का संभलना कठिन हो जाता है, क्योंकि राज्य के शनि शनि परिवर्तित होने से अधोमुखी शासित जाति को कुछ भी परिवर्तित पता नहीं पड़ता, वह ऊँघती चली जाती है। वंश परंपरा के अभ्यास के कारण उस जाति में पराधीनता एक प्रकार से अभिनिवेश होकर समा जाती है, तब यक्षमा कोष्ठगत हो जाता है। महिषदुक राज्य में
गोधुक राज्य के समान प्राय सब बातें होती हैं। केवल मारकूट खींचतानी के कारण कभी कभी शासित जाति चकर बकर करने लगती है, जिसके कारण उसको पुचकारने के लिए शासकों को अपनी शासन नीति बदलनी पड़ती है। विशसित्रक राज्य में शासकों को अपने लाभ के लिए शासितों की भौतिक सुख समृद्धि का ध्यान बना रहता है एवं बातें भी गोधुक राज्य के समान होती है, किंतु शासक जाति के तेज के साथ उसकी संख्या का भी ह्रास होता जाता है। गोधुक राज्य में अनिष्ट परिणाम एकधा और शनै शनै होता है, वह इस राज्य में अनेकधा और शीघ्र होता है, क्योंकि गोधिक राज्य का अर्थव्यापार शासी जाति के किसी न किसी व्यक्ति से होता है, किंतु विशसित्रक राज्य का अर्थव्यापार समस्त शासक जाति से होता है। व्याधक राज्य में खुले मैदान मारकाट हुआ करती है, किसी के शरीर संपत्ति की कुशल नहीं रहती, किसी की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, सर्वत्र कष्ट और त्रास फैला रहता है, किंतु इस राज्य में नित्य के घर्षण के कारण शासिक जाति के तेज के पुनरुदय की संभावना रहती है। यह संभावना केवल तब होती है जब पर राज्य ने आरंभ से ही व्याधक रूप धारण कर लिया हो, किंतु विशसित्रक से शनै शनै व्याध का रूप धारण किए हुए राज्य में ऐसी संभावना नहीं रहती। शनै शनै व्याधक रूप धारण किए हुए राज्य में शासित जाति को कुष्ठी के समान अपने अंगों का जलना मालूम ही नहीं होता। पर राज्य की शासन नीति बहुधा अधीन राष्ट्र की प्रकृति पर निर्भर करती है। अधीन राष्ट्र 4 प्रकार के होते हैं: व्याघ्रक, हस्तिक, महिषक और सुरभिक। कुष्ठी के समान अंगों का जन्म, कुष्ठी माने कोढ़ कोढ़ हो गया हुआ है ना, तो पता ही उसको संवेदना नहीं होती, जलन भी होती है ये, तो उसको पता नहीं चलता। ऐसी प्रजा जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भी उसको पता नहीं चलता, मूढ़ हो जाती है उसी, असंवेदनशील हो जाती है। उसकी बहन बेटियों का शील हरण हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं, मैंने तब उसको कुछ पड़ी नहीं है।